रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। गाइडिंग चैप्टर 54 को। टेस्ट और स्मेल बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है आपके फूड की सिलेक्शन वगैरह में, और उसके अलावा ये आपके इमोशन और बिहेवियर पे भी रोल प्ले कर रही होती है। टेस्ट को हम डिटेल से देखते हैं। जाने वाली टेस्ट नंबर 1 तो आपके टेस्ट बर्ड से ही आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट आपकी स्मेल पे भी डिपेंड कर रहा होता है। उसके अलावा आपके टेक्टोल सेंसेस यानी माउथ के अंदर जो आप चीज़ें फील कर रहे होते हैं, और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके पेन एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों में से मिल मिला के आपका एक टेस्ट की सेंसेशन बनती है। टेस्ट की सेंसेशन को आप देखते हुए फूड को सिलेक्ट करते हो। फूड की सिलेक्शन आपके कई बार डिज़ायर्स के मुताबिक भी होती है, यानी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ आपको अच्छी लगना शुरू होती है। ऑलराइट, फिर आती है हमारे पास प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस 5 तरह की होती हैं: सॉर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, umami। इन सब की डिटेल को देखते हैं। अच्छा, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट को फील कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे डिशेज हैं, हर एक का अपना स्वाद है, लेकिन ओवरऑल इनकी ये 5 प्राइमरी होती हैं। जो सॉर टेस्ट होता है वो आपके पास एसिड्स की से हो रहा होता है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। सॉल्टी टेस्ट आपके आयोनाइज्ड सॉल्ट से हो रहा होता है, जिसमें आपके पास सोडियम आयन कंसंट्रेशन बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है। स्वीट टेस्ट बहुत सारे सब्सटेंसेस से हो रहा है, शुगर्स, ग्लाइकोज, एल्कोहल, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनसे हो रहा होता है। उसके अलावा कुछ और से भी हो रहा होता है। अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि शुरू में तो स्वीट होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको कड़वे लगना शुरू होते हैं, बिटर होते हैं। उसकी एग्जांपल है आपके पास सैकरिन। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, जो स्वीट टेस्ट जिनका होता है उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, तो बाद वो बिटर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो स्लाइड चेंजेस से एक स्वीट टेस्ट वाली चीज़ बिटर टेस्ट भी हो सकती है। फिर बिटर टेस्ट की तरफ आते हैं। बिटर टेस्ट किन किन चीज़ों का होता है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम दो मेन तरह से कहते हैं कि, और कई दफ़ा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नंबर 2 एल्कलॉइड्स। ओके बात। बिटर टेस्ट बहुत अहम होता है क्योंकि ये आपको फूड को रिजेक्ट करने में रोल प्ले करता है। फिर आता है आपके पास umami टेस्ट। ये आपके पास डिलीशियस टेस्ट को कहा जाता है, जैसे कि एल ग्लूटामेट में आपको umami टेस्ट आता है। फिर आता है हमारे पास थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट। किसी भी चीज़ का जो थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि कितना मिनिमम केमिकल होगा तो आपको वो टेस्ट फील होगा, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। बिटर टेस्ट के लिए हमारे पास थ्रेशोल्ड बहुत ही लो होता है, ताकि अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि ख़राब है, जो कि बिटर है, तो हम फौरी तौर पर उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमें ख़राब फूड से प्रोटेक्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यहाँ पे मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड उन्होंने डिस्कस किए हुए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। टेस्ट ब्लाइंडनेस, कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर टेस्ट फील नहीं होते, इसको हम कहते हैं टेस्ट ब्लाइंडनेस। खासतौर पर बहुत से लोगों को थायोयूरिया के बहुत से कंपाउंड जो कि फील नहीं हो पाते, टेस्ट नहीं फील होता। ठीक है, तो इसको हम चेक, वैसे भी डॉक्टर जो है ना वो फिनाइल थायोकार्बामाइड दे के चेक करते हैं पेशेंट को। जो टेस्ट ब्लाइंड पेशेंट होते हैं ना, उनको अक्सर ये वाला टेस्ट फील ही नहीं हो पाता। फिर आते हैं हम टेस्ट बर्ड्स एंड फंक्शन की तरफ। आपके पास जारी बात है, जो भी टेस्ट बर्ड होते हैं उसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें बहुत सारे आपके पास टेस्ट सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और टेस्ट सेल्स के अलावा साथ सपोर्टिंग सेल्स जिनको कहते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स। ठीक है, यहाँ सस्टेंटिकुलर सेल से बहुत सारे नए टेस्ट सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो पेरिफेरल साइड पे नए टेस्ट सेल्स होते हैं, और सेंटर में आपके पास ओल्ड टेस्ट सेल्स होते हैं। टेस्ट सेल्स की जो एज है वो तकरीबन 10 दिन होती है, और 10 दिन के बाद ये जो टेस्ट सेल के दरमियान में ये फॉल्ट हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा, टेस्ट सेल की जो बाहर वाली जगह होती है, यहाँ पे आपके पास माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं, जिनको आप टेस्ट हेयर्स भी कहते हो, माइक्रोविलाई भी कहते हो। यही होते हैं जो कि बेसिकली सेंस करते हैं आपके किसी भी केमिकल को। और नीचे वाली साइड पर आप देखते हैं बहुत से यहाँ पे फाइबर्स वगैरह मौजूद हैं, जो कि नर्वस सिग्नल्स को लेके जाएंगे आपके ब्रेन तक के, जनाब फलाना टेस्ट आ रहा है, फलाना टेस्ट आ रहा है, ये वो बातें। ओके बात। उसके अलावा बस यही बात थी कि जब भी कोई टेस्ट आता है तो ये जो आपके टेस्ट सेल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, ताकि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएं और मैसेजेस को ले जाएं। लोकेशन ऑफ टेस्ट सेल्स। टेस्ट सेल्स आपके टंग में, आपके माउथ में, सॉरी टेस्ट बर्ड्स आपके माउथ में, आपके टंग में बहुत सारी जगहों पे होती हैं। कहाँ कहाँ होती है देख लेते हैं जी। हमारे टंग में पहले तो बात याद रखिएगा, वी शेप में बहुत सारे सर्कमविलेट पेपिलाए होते हैं। इन सर्कमविलेट पेपिलाए में बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक, नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉलिएट पेपिलाए होते हैं। ये टंग की लेटर साइड के पास कुछ फॉलिएट पेपिलाए होते हैं, यहाँ भी हमारे पास मॉडरेट नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं टंग की जो बड़ी बड़ी सर्फेस है, इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे फ्यूंजिफॉर्म पेपिलाए हैं। इन फ्यूंजिफॉर्म पेपिलाए के अंदर भी हमारे पास टेस्ट बर्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं। थोड़े बहुत टेस्ट बर्ड्स टॉन्सिलर पिलर्स में भी होते हैं, एपिग्लॉटिस में भी होते हैं, फाइनेक्स वगैरह में भी होते हैं, उन जगहों में भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, बाद एज के बढ़ने के साथ टेस्ट बर्ड्स कम होते हैं। ओके, स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट बर्ड्स और प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलस। टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो, मतलब ये जो कोई मतलब मिसाल के तौर पे हमने कहा था ना 5 प्राइमरी सेंसेशंस होती हैं, तो कोई टेस्ट बर्ड सॉर को फील करेगा, कोई सिर्फ स्वीट को फील करेगा, कोई सिर्फ बिटर को फील करेगा, यानी कि स्पेसिफिक होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब टेस्ट बहुत ज़्यादा आया हुआ हो, बहुत ज़्यादा, तो एक ही बर्ड होता है जो कि 2-3 सेंसेशंस को भी स्टिमुलस, 2-3 सेंसेशंस को भी रिसीव कर लेता है। यानी कि अगर थोड़ा टेस्ट होगा तो एक टेस्ट बर्ड एक ही स्मेल, एक ही टेस्ट को लेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सारा टेस्ट आपके पास आया हुआ है तो फिर एक टेस्ट बर्ड एक से ज़्यादा प्राइमरी टेस्ट को भी परसीव कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट बर्ड। जब आपके पास कोई भी चीज़ आती है, कोई भी टेस्ट, कोई भी केमिकल आता है, तो हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है, इसको हम नाम देते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल फॉर टेस्ट। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्यों चेंज होता है? क्योंकि आने वाली जो चीज़ है वो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सोडियम चैनल्स ओपन करती है। सोडियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, और सोडियम के इन्फ्लक्स होने से डेफिनेट सी बात है कि आपके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के चेंज से हम ये स्टिमुलेट कर देते हैं, हम मैसेजेस भेज देते हैं कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो रहा है। डाउन की बात।
ऑलराइट, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जैसे ही कोई टेस्ट आता है फौरी तौर पे बहुत सारे सिग्नल भेजते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सिग्नल्स कम होना शुरू होते हैं, यानी ग्रेजुअली जो टेस्ट की सेंसेशन है वो आपके पास वीक से वीक होती चली जाती है। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो मुख्तलिफ तरह के चेंजेस कॉज करते हैं, जिस तरह सॉर या सॉल्टी सब्सटेंसेस हो गए वो आपके पास पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवाते हैं डायरेक्टली, और बिटर और स्वीट टेस्ट हो गए वो आपके पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स पर लग के सेकंड मेसेज सिस्टम के थ्रू काम करवाते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मुख्तलिफ तरीके से काम करवाते हैं। पर्टिकुलर देखा जाए तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए मुख्तलिफ रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्वीट टेस्ट के लिए T1R2 होती है, T1R3 होती है। जुमैमी टेस्ट के लिए T1R3 होती है और T1R1 होती है। ठीक है, ये T1R3 स्वीट के लिए भी है, जुमैमी के लिए भी है, तो इसलिए इसको हम को रिसेप्टर भी कहते हैं। इसी तरह बिटर टेस्ट के लिए भी हमारे पास बहुत से रिसेप्टर होते हैं जिनको हम T2Rs कहते हैं, और शॉर्ट टेस्ट के भी बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास के मुख्तलिफ रिसेप्टर्स पे। ठीक है, बहुत सारी आ गई। अब आगे नर्व इम्पल्स की जनरेशन किस तरह से होगी, इस चीज़ को देखिएगा। वो बता रहे हैं कि जैसे ही कोई भी, ये वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आता है शुरू में नर्व इम्पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े सिग्नल भेजने शुरू कर देते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज के आदी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट अडैप्टेशन नहीं होती। क्या मतलब, कोई मीठी चीज़ आई, फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स गए, फिर जब तक मीठी चीज़ रहेगी थोड़े थोड़े सिग्नल जाते रहेंगे, जब मीठी चीज़ खत्म हो जाएगी तो सिग्नल जाना बंद हो जाएंगे। फिर आता है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ टेस्ट सिग्नल इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मुख्तलिफ जगह के टेस्ट बर्ड्स जो हैं वहाँ से मुख्तलिफ नर्वस मैसेजों को लेकर जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे टंग के एंटीरियर पार्ट से अगर आप देखें तो ये आपके पास लिंगुअल नर्व हुई, कॉर्डियल टेम्परल से होते हुए, फेशियल नर्व से होते हुए, ये देख सकते हैं फेशियल नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 होते हुए पहुँच गए न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस अल्टैरिस में। ठीक है, टंग का जो पिछला पोर्शन है वहाँ पे देखते हैं ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से होते हुए यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 9 से होते हुए पहुँचे न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस अल्टैरिस तक। जो पोस्टीरियर पोर्शन होते हैं, फेरेंक्स वगैरह हो गया, वहाँ से जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके मैसेज जाते हैं आपके पास, ये देखते हैं आप नर्व नंबर 10 यानी वेगस नर्व से होते हुए मैसेज पहुंचेगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस अल्टैरिस तक। तो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ नर्व के थ्रू मैसेज पहुंचता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस अल्टैरिस तक। यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं जो कि थैलेमाई के वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस तक मैसेज को लेकर जाते हैं। यहाँ से सिग्नल्स थैलेमस तक भी जाते हैं और कुछ और जगहों पे भी जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सुपीरियर और इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लिया पे भी जाते हैं ताकि हम टेस्ट के मुताबिक सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को इंक्रीज डिक्रीज कर सकें। ठीक है, जो सिग्नल्स गए थे आपके पास थैलेमाई तक, वहाँ पे फिर क्या होगा, फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आगे जाएंगे आपके कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स में कौन सी जगह होती है, ये आप देख सकते हैं कि जो आपका इंसुलर कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे ये अंदर आपके एरिया मौजूद होता है जो कि आपके ऑल्फैक्शन के लिए खास तौर पर रोल प्ले कर रहा होता है, ऑर्बिकुलर इंसुलर एरिया। ऑलराइट जी, रैपिड अडेप्टेशन ऑफ टेस्ट को जारी बता, जब बहुत देर तक एक ही टेस्ट आता रहे तो हम उसके लिए अडेप्ट हो जाते हैं, फिर हमें वो टेस्ट फील नहीं होता। ये जो रैपिड अडेप्टेशन है इसमें कुछ रोल तो आपके कुछ रोल टेस्ट बर्ड्स प्ले कर रहे हैं और बाकी सारी सी बात है CNS भी इस अडेप्टेशन में इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व है हमें सही से नहीं पता। अच्छा जी, टेस्ट प्रेफरेंस एंड कंट्रोल ऑफ डाइट, ज़ाहिर सी बात है आप बड़ा चूज़ करते हो कि या मुझे ये डाइट चाहिए या मुझे फलानी डाइट चाहिए। ये जो आप डाइट चूज़ कर रहे हो ना, ये आपकी टेस्ट प्रेफरेंस है और ये टेस्ट प्रेफरेंस अक्सर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है। जिससे हमने देखा जिन एनिमल्स में सॉल्ट नहीं था उनको नमकीन पानी बड़ा पसंद आया, जिन एनिमल्स के ब्लड में ग्लूकोज कम थी उनको मीठी चीज़ें बड़ी पसंद आई, यानी उनको वो टेस्ट ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। कितनी हैरत की बात है ना। जिनमें कैल्शियम नहीं था उनको कैल्शियम वाला पानी बड़ा पसंद आया। ठीक है, तो ये यानी कि टेस्ट ही आपको कोई टेस्ट अच्छा लगना शुरू होता है, कोई टेस्ट आपको बुरा लगना शुरू होता है। तो ये आपके पास एक आप प्रेफरेंस है। ठीक है, आप देखते हैं आप फूड को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो फूड की सिलेक्शन है इसमें कुछ ना कुछ तो टेस्ट बर्ड भी रोल प्ले कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज की कमी है, आपको ग्लूकोज ज़्यादा मजे की लगती है, लेकिन मेन रोल यहाँ पे CNS का है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सारी बात है आपकी बॉडी में क्या ज़्यादा है क्या कम है, ये सेंसेशन CNS तक ही जा रही होंगी ना, और बाकी हर जगह तो नहीं पहुंच रही होती। तो CNS बेसिकली आपके टेस्ट प्रेफरेंस में रोल प्ले कर रहा होता है। ये हमें इस तरह भी पता चल गया ना कि देखो आपको याद होगा किसी इंसान को कोई चीज़ एक दफ़ा नौजिया कॉज करवाए तो बड़े 2-3 महीने बाद भी वो चीज़ नजर आए तो वो उसको अच्छी नहीं लगती, उसको बुरी लगती है। तो ये जो मेमोरी है ये कहाँ पे है, ब्रेन में है ना। इसका मतलब है कि जो कोई फूड अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है ये ब्रेन से इन्वॉल्व है। ओके बात लो जी, यहाँ तक टेस्ट कंप्लीट होता है। फिर आगे आती है हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल में उन्होंने शुरू में आपको बताया हुआ ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे होती है, मीडियली सुपीरियर सेप्टम के साथ ऐसे लटके हुए फोल्ड होते हैं, और लेटरली देखा जाए तो आपके पास ये सुपीरियर कॉन्का के पूरे इर्द गिर्द होती हैं और मिडिल कॉन्का के भी ऊपर वाले सर्फेस पे थोड़ी बहुत आपके पास ये ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होती है। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन की अगर हिस्टोलॉजी देखी जाए तो इसमें एक सिस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं, दूसरा इसमें बायपोलर ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं जो कि एक तरफ तो सीलिया फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि नेजल कैविटी वाली साइड पे सीलिया फॉर्म कर रहे होते हैं, और बैक साइड पे ये सिग्नल्स भेज होते हैं आपके न्यूरॉन्स को। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बोमैंस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पे म्यूकस रिलीज करते हैं। तो सरफेस पे आपके पास बहुत सारे सीलिया होते हैं और यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस वगैरह मौजूद होता है। डन। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कोई भी स्टिमुलेशन होती है, ऑल्फैक्टरी सेल्स किस तरह से स्टिमुलेट करते हैं। याद रखिएगा कि जो सीलिया होता है, इस सीलिया की मेम्ब्रेन पे हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं जो कि इस तरह से फोल्ड हुई होती हैं। डाउन के बाद तो जब भी कोई ओडोरेंट आता है ये रिसेप्टर प्रोटीन अंदर एक G प्रोटीन मौजूद होती है। इस G प्रोटीन के अल्फा सबयूनिट को एक्टिवेट कर देते हैं। ये अल्फा सबयूनिट एडेनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ये एडेनालाइल साइक्लेज ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। ये साइक्लिक AMP सोडियम चैनल्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू होता है और अल्टीमेटली एक स्मेल आने की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया।
डन होने के बाद याद रखिएगा थोड़ा सा ओडोरेंट बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन कर सकता है। उसकी क्या वजह है, एक ओडोरेंट आया, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई, एक जी प्रोटीन बहुत सारे एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर लेती है और एक एडेनाइल साइक्लेज बहुत सारे साइक्लिक एएमपी बनाता है और हर साइक्लिक एएमपी बहुत सारे सोडियम चैनल्स ओपन करवाता है। तो ये आपके पास एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया कि एक ओडोरेंट के आने से बहुत सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ऑलराइट जी, ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। हाँ, किसी भी सब्सटेंस ने अगर आपके पास कोई सेंस स्मेल फील करवानी है तो नंबर 1 उस सब्सटेंस को वोलेटाइल होना चाहिए ताकि वो नाक के अंदर घुस तो जाए ना। नंबर 2 उस सब्सटेंस को थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल होना चाहिए ताकि आपके सरफेस पे जो म्यूकस मौजूद है वो उस म्यूकस के थ्रू आ सके और सीले तक पहुंच सके। नंबर 2 उस सब्सटेंस को थोड़ा बहुत लिपिड सॉल्युबल भी होना चाहिए ताकि वो उस लिपिड मेम्ब्रेन से घबराए ना और यहाँ पे आगे पूरी तरह से अपना असर कर सके। ऑलराइट, जब भी कुछ स्टिमुलस आता है, देखो नॉर्मल रूटीन में मेम्ब्रेन प्रेशर कितना होता है -55 और नॉर्मल रूटीन में हर 20 सेकंड्स बाद हम तकरीबन ब्रेन को मैसेज भेज रहे होते हैं कि यार आजकल ये स्मेल चल रही है। लेकिन जब कोई ओडोरेंट सब्सटेंस आया हुआ है, जब कोई कमाल हो रहा है, उस वक्त क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास कम हो जाएगा, -55 से -30 हो जाएगा क्योंकि आपको 50 सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और दूसरा सिग्नल्स बहुत ज़्यादा जाएंगे, ईच सेकंड में 20 to 30 सिग्नल्स जाना शुरू हो जाते हैं। ओके होगी बात। ऑलराइट, जितना ज़्यादा स्टिमुलस होगा उतने ज़्यादा सिग्नल्स जाएंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा स्मेल होती है उतने ही ज़्यादा सिग्नल्स जाते हैं। सिंपल चीज़ है। फिर रैपिड अडेप्टेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, जिस तरह पहले आपकी टेस्ट सेंसेशन की अडेप्टेशन हुई थी, इसकी भी अडेप्टेशन हो जाती है। इसकी भी अडेप्टेशन में कुछ हद तक आपके रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं और बाकी आपका सीएनएस इन्वॉल्व होता है। सीएनएस किस तरह से इन्वॉल्व होता है, बेसिकली जो सीएनएस के पोर्शन है ना वो आपके पास भेजते हैं सेंट्रीफ्यूगल फाइबर्स। तो वो आपके इस ऑल्फैक्टरी बल्ब को कहते हैं यार बहुत देर से बड़ी स्मेल आ रही है, तो वो इसको आकर फिर इनहिबिट कर देते हैं कि अब मुझे मजीद सिग्नल्स ना भेजना। तो ये आपके पास अडेप्टेशन होती है। स्मेल तो अभी भी मौजूद है लेकिन अब सिग्नल्स नहीं आ रहे। डन होने के बाद प्राइमरी सेंसेशन ऑफ स्मेल कितनी है ये हमें खुद भी नहीं पता है। किसी ने कहा कि यार ये 7 होंगी, फिर हमने कहा नहीं, अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स की तो 100 किस्में होती हैं, तो फिर प्राइमरी सेंसेशन 100 होंगी। किसी ने कहा नहीं, प्राइमरी सेंसेशन 1000 होंगी। फिर हमने देखा कि यार कुछ लोगों में ओडोर ब्लाइंडनेस होती है, तो ओडोर ब्लाइंडनेस की कितनी किस्में, 50 ज़्यादा किस्में। हमने कहा यार ये 50 होंगी, हमें खुद नहीं पता प्राइमरी सेंसेशन कितनी है, किसका मुख्तसर ये। इफेक्टिव नेचर ऑफ स्मेल, स्मेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ये मूड का सत्यानाश कर देती है और मूड को बहुत अच्छा भी कर सकती है। या आप देख सकते हैं कि जिस स्मेल से एक दफ़ा नौजिया हुआ हो, दोबारा वो सिर्फ स्मेल से इंसान की तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। ठीक है, और एनिमल्स में सेक्सुअल ड्राइव भी होती है इससे। थ्रेशोल्ड फॉर स्मेल, कोई भी सब्सटेंस कितना होगा तो आपको स्मेल फील होगी। थ्रेशोल्ड आमतौर पर बहुत थोड़ी होती है, खासतौर पर जिस तरह मिथाइल मरकैप्टन है, ये अगर 1 मिलीमीटर हेयर में सिर्फ ग्राम का 25 ट्रिलियंथ पार्ट भी बना तो फील हो जाती है। इसीलिए जो सुई गैस होती है इसमें मिथाइल मरकैप्टन को मिक्स कर देते हैं ताकि अगर गैस लीक हो रही है तो इंसान को स्मेल आ जाए। ग्रेडेशन ऑफ स्मेल इंटेंसिटी, स्मेल की इंटेंसिटी जो होती है ना वो सिर्फ 10 टाइम्स से 50 टाइम्स तक जा सकती है। ठीक है, जबकि दूसरी सेंसेशंस कोई 5 लाख तक जा सकती है, कोई 1 ट्रिलियन टाइम्स तक जा सकती है। तो बेसिकली स्मेल की इतनी थोड़ी वेरिएशन क्यों है? शायद उसकी वजह यही हो कि स्मेल की हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव सेंसेशन नहीं है ये कि आपको पता हो ज़्यादा स्मेल है, थोड़ी स्मेल है, ये वो बस पता होना चाहिए कि स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, खाना अच्छा या बुरा है। तो यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओडोर का मेन रोल होता है। फिर देखते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ स्मेल सिग्नल्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से हो रही होती है? पहले तो बात याद रखिएगा कि जो स्मेल वाला एरिया ना ये ब्रेन में बहुत प्रिमिटिव एरिया है, बल्कि हमारे ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जो इमोशन से इन्वॉल्व होता है, वो भी शायद स्मेल वाले एरिया से ही ड्राइव हुआ है। ऑलराइट, हो गई बात। ट्रांसमिशन किस तरह से होती है ड्राइव वाली? जो भी आपके सेंसेशन यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब में है ना, ये यहाँ पे क्रिब्यूलिफॉर्म प्लेट होती है। क्रिब्यूलिफॉर्म प्लेट में मौजूद सुराखों से ये जाते हैं और पहुँच जाते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ये ब्रेन में होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। इस ऑल्फैक्टरी बल्ब में बहुत सारे बड़े बड़े ग्लोमेरुलाई हैं। ठीक है, आप देखते हैं ग्लोमेरुलर बॉडीज में ये पहुंच गई नर्व्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल्स से नर्व्स एक एक ग्लोमेरुलर में पहुंचती हैं, फिर बाकी थाउजेंड से इधर बहुत सारे ग्लोमेरुलाई हैं और हर ग्लोमेरुलाई में बहुत सारे सेल्स से नर्व्स आ रही होती हैं। क्योंकि बात इस ग्लोमेरुलाई से आप देखते हैं आगे बहुत सारे मिट्रल सेल्स होते हैं और फिर मिट्रल सेल्स आगे ऑल्फैक्टरी ट्रैक फॉर्म करते हैं जिसको हम क्रेनियल नर्व 1 भी कहते हैं या ऑल्फैक्टरी नर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक आगे कहाँ पे पहुंचेगा? ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक 2 तरह की जगह पे पहुंचता है, या ये पहुंचेगा मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया में या ये पहुंचेगा लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया में। लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया में फर्दर 2 तरह की जगह होती हैं, एक होता है लेस ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम और एक होता है न्यूअर सिस्टम। दोनों की बात। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो ग्लोमेरुलाई है ना, हम कुछ लोगों ने कहा, कुछ साइंटिस्ट ने कहा हो सकता है ये ग्लोमेरुलाई स्पेसिफिक होती हो, यानी पर्टिकुलर स्मेल के लिए पर्टिकुलर ग्लोमेरुलाई हो। डन की बात। अब हम डिस्कस करने लगे मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया को। मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया एक प्रिमिटिव सेंसेशन के लिए होता है। ये हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पड़ा हुआ होता है और हमें लगता है कि ये जो बेसिक सेंसेशन होती है ना, कोई खाना आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खाना आया तो मुंह में पानी आ गया, कोई खाना बुरा लग रहा है, ये सेंसेशन बेसिक सेंसेशन आपके पास ये मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया ही कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद ये जो ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सेंसेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। और याद रखिएगा, जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी इंसान को कोई खाना बहुत पहले बुरा लगा था, वो आज तक उसको याद है, उसको बुरा लग रहा है, ये इसमें इसका रोल होगा। डन के बाद अच्छा, यहाँ से लेस ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम से मैसेज जाते हैं आपके कॉर्टेक्स तक, और ये वो वाहिद सेंसेशन है जिसमें कॉर्टेक्स तक मैसेज चले जाते हैं थैलेमस से होते हुए बगैर, थैलेमस को रिले करते किए बगैर, थैलेमस को टच किए बगैर डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये वाहिद सेंसेशन है। लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया में
लेस ओल्ड olfactory सिस्टम, ये वाहिद एग्जांपल है कि कॉर्टेक्स तक कोई मैसेजेस कोई सेंसेशन पहुंचने थैलेमस से हुए बगैर। डन। पेलियो कॉर्टेक्स तक पहुंचती है तो सिंपल चीज़ हो गई। और न्यूर पाथवे की बात की जाए तो ये आपकी कॉन्शियस एनालिसिस ऑफ ओडोर में रोल प्ले करता है, ये थैलेमस से होते हुए जाता है जैसे कन्वेंशनली जाया जाता है। डन होने के बाद सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो भी सेंसेशन होती है अगर आपके कॉर्टेक्स से बहुत ज़्यादा सेंसेशन आ रही हो तो फिर वो इनहिबिट कर देता है आपके ग्रेन्यूल सेल्स को कि बस यार मुझे सेंसेशन ना भेजो, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल सेल्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।